हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम जो है सेक्शन 3 करेंगे। सेक्शन 3 जो है अपने आप में एक क्लास पूरी लेके चलेगा, राइट। तो थोड़ा मैं स्लो चलूँगी क्योंकि जो नए बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो चीज़ है, मेरी थोड़ी आवाज़ जो है थोड़ा चेंज होगा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अच्छा, अब शुरू करते हैं। सेक्शन 3 जो है हमारा बात करता है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में, ठीक है। सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 3 क्लोज 1 जो है बात करेगा किसके बारे में, कि अगर कोई भी ऑफेंस की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमेशा हम जनरल एक्सेप्शंस के साथ ही उसे पढ़ेंगे, राइट। देखो, throughout this Sanhita, every definition of an offense, every penal provision, and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled General Exception. अब जनरल एक्सेप्शन में कौन कौन फॉल करेंगे? वो लोग फॉल करेंगे जो इवन ऑफेंस कर भी देंगे पर वो बच जाएंगे, ठीक है। जैसे कि कोई बंदा ऑफेंस करता है या एक्ट करता है, मान लो मैं 7 साल से कम की बच्ची हूँ, ठीक है, मैंने कोई एक्ट कर दिया तो इट विल नॉट बी कंसीडर एज एन ऑफेंस। आपने एक बिहार का केस भी देखा होगा, 5 साल के बच्चे ने बहुत सारे बच्चों को पानी में डाल के मार दिया, ठीक है, बट क्योंकि उसे वो लीगल नॉलेज नहीं थी, इवन दो ही न्यू कि वो कर क्या रहा है ना, उसे ये भी पता था वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, क्योंकि 5 साल के बच्चे में इतनी समझ होती है, पर क्योंकि वो 7 साल से कम था तो अपना जो पीनल प्रोविज़न है वो उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अगर आप बाउंड बाय लॉ हो और आप कोई एक्ट करते हो, है ना, जैसे जल्लाद जो है किसी को जान से मारता है, फांसी पे चढ़ाता है ना जल्लाद, तो कर तो वो भी मर्डर ही रहा है, पर क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा तो वो उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। सिमिलरली कोई अनसाउंड माइंड है या कोई प्राइवेट डिफेंस में कोई काम कर रहा है व्हाटसोएवर, तो सारे जनरल एक्सेप्शंस में हम जब पढ़ेंगे पूरी लिस्ट तब आपको समझ आएगा, राइट। नेक्स्ट है, दो दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन पीनल प्रोविजन इलिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल, हम अलग अलग ऑफेंसेस की बात करते हैं, मर्डर की बात करते हैं, थेफ्ट की बात करते हैं, रॉबरी की बात करते हैं, सीबीटी की बात करते हैं, रेप की बात करते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट द चाइल्ड की बात करते हैं, कोई भी ऑफेंस की हम बात कर रहे हैं तो हर एक ऑफेंस में लिखा नहीं जाएगा कि 7 साल से कम है तो ऑफेंस नहीं होगा, प्राइवेट डिफेंस में किया है तो ऑफेंस नहीं होगा, ये सब नहीं। एक ही बार लिख दिया उन्होंने इस चैप्टर में जनरल एक्सेप्शन जिसका नाम है। आप जब भी वो डेफिनेशंस पढ़ोगे किसी भी ऑफेंस की, आप इनके साथ ही पढ़ोगे, जनरल एक्सेप्शंस के साथ, ठीक है। और एक जो इंटेलेक्चुअल है या एक जो समझदार लॉयर है, एडवोकेट है, वो इन जनरल एक्सेप्शंस का यूज़ बहुत अच्छे से करता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इनका यूज़ मुझे किस तरीके से करना है कि मैं अपने क्लाइंट को बचा लूँ, राइट। बिकॉज यहाँ पे हम अच्छा बुरा सही गलत नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एडवोकेसी कितनी शार्प है हमारी, राइट। इलिस्ट्रेशन देखते हैं। द सेक्शन इन दिस संहिता which contain definition of the offences do not express that a child under 7 year of age cannot commit such offense। यानी कि ये डेफिनेशन ये नहीं बोलेगी आपको कि 7 साल से कम का बच्चा जो है वो ऑफेंस नहीं कर सकता, बट द डेफिनेशन आर टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शन। उन्हें इस तरीके से समझा जाएगा कि हम जनरल एक्सेप्शंस को साथ में लेके चल रहे हैं, विच प्रोवाइड्स दैट नथिंग शैल बी एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 year ऑफ एज, राइट। तो इससे हमें समझ आता है कि ऐसा कोई भी एक्ट विच इज़ डन बाय 7 साल के बच्चे से तो वो ऑफेंस नहीं होगा, राइट। अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड जी को पकड़ लेता है पुलिस ऑफिसर हु हैज़ कमिटेड मर्डर, जिसने मर्डर किया था। हेयर ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुली कन्फाइन करने का मतलब क्या होता है? हम किसी इंसान को एक पर्टिकुलर बाउंड्री के बाहर नहीं जाने दे रहे, यही होता है ना। तो अब पुलिस ऑफिसर पकड़ता है और वो उसे मान लो जेल में बंद कर देता है ले जाके, तो क्या वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं होगा, बिकॉज ही इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू दैट। अथॉरिटी है उनके पास, राइट। फॉर ही वॉज बाउंड बाय लॉ टू एप्रीहेंड जी एंड देयर फॉर द केस फॉल्स विद इन द जनरल एक्सेप्शन which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. Even अगर एक कॉमन पर्सन है और उसने देखा है कि किसी ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, एक सिविलियन है, उसने देख लिया कि एक बंदा दूसरे का मर्डर करके भाग रहा है, वो भी उसे पकड़ के किसी कमरे में बंद कर सकता है, उसे भी हम रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है, एज पर द लॉ, बिकॉज द पर्सन ऑल्सो हैव द अथॉरिटी टू अप्रीहेंड दैट पर्सन हु हैज़ कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सही है। नेक्स्ट है हमारा, एवरी एक्सप्रेशन which is explained in any part of Sanhita is used in every part of Sanhita in conformity with the explanation।
अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि हम जनरल एक्सेप्शंस के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने भी जनरल एक्सप्लेनेशंस आपको दे रखी है, राइट, जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, वो सारी हम साथ लेके चलेंगे जब भी हम किसी भी एक्ट को पढ़ेंगे, राइट, किसी भी एक्ट इन द सेंस BNS को या IPC को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा when the property is in the possession of person, spouse, clerk or servant on the account of that person, it is, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, on the account of that person, it is in that person's possession within the meaning of संहिता। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे सर्वेंट्स हैं, काम कर रहे हो, राइट, तो आप घर छोड़ के उनके पास मतलब चाबी उनको दे के चले गए कि भाई तुम जाओ तो लॉक करके जाना, है ना, तो उस टाइम पे वो किसके पोजेशन में है, उस बंदे के ही पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है, राइट। सेक्शन 27 IPC जो है वो भी इसकी बात करता है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ अच्छा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपका प्री का पोटेंशियल क्वेश्चन है। अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररीली, अगर आप उसे टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए भी काम पे रखते हो, और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट इज अ क्लर्क एंड सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सब सेक्शन, राइट। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। In every part of this Samhita, except where a contrary intention appears from the context, word which refers to act done extend also to the illegal omission। हम पहले भी से कर चुके हैं और दोबारा कर रहे हैं कि एक्ट के अंदर ओमिशन भी आएगा, ठीक है। तो शुरू के 4 पहले देखते हैं दोबारा से। पहला क्या बोल रहा है कि आपको जनरल एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि जनरल एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ऐसे पॉइंटर्स बना लो, जनरल एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शंस, ये जनरल एक्सप्लेनेशन हो गया आपका ये वाला। थर्ड जो है क्लर्क से, स्पाउस से, इससे याद रख लो, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का मतलब क्या है कि एक्चुअल में यू डोंट हैव द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी और एनीथिंग व्हाटसोएवर, बट कंस्ट्रक्टिवली यू आर पोजेसिंग दैट थिंग, यानी कि अगर मैं आपको चाबी दे के चली जाती हूँ तो वो जो चाबी है, वो की है, वो इज़ अ सिंबल ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, राइट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, इलीगल एक्ट जो है वो इलीगल ओमिशन को कंटेन, 4 आपको याद हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका मेंस का क्वेश्चन बनना लाजमी है, ठीक है। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये इतना सा ही है ना जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। चले व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन होने ज़रूरी है, ठीक है। सेवरल का मतलब क्या है कि कम से कम 2 पर्सन तो हो और 2 से ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए, राइट, एक बंदा नहीं होगा। कॉमन इंटेंशन मतलब 2 बंदों के एटलीस्ट कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, है ना। सेम और सिमिलर में फ़र्क है, हम आगे देखेंगे। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, सभी की कॉमन इंटेंशन है। ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल, हर एक बंदा जो है वो लाइबल होगा फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हर एक बंदे का एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें ज़रूरी नहीं है। अब इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझना होगा, मैं क्या कह रही हूँ, एक्टिव पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, राइट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे करते हैं, देखो मैंने बोला एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब इस एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब ही क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा, यानी कि यू आर एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। जैसे कि आप फिजिकली कोई भी काम कर रहे हो, जैसे इन्फ्लिक्टिंग इंजरी, या फिर हम बोल सकते हैं यूजिंग वेपन, या इवन आप हाथ से भी उनको पीट रहे हो पकड़ के, राइट, या फिर आप सिर्फ होल्ड कर रहे हो विक्टिम को, होल्डिंग द विक्टिम, इतना भी इनफ है टू मेक इट अ एक्टिव पार्टिसिपेशन, राइट। यहाँ तक क्लियर। अब मैं बोल रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। मैं ये नहीं कह रही कि ये होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोल रही मैं, हो भी सकता है, येस और नो दोनों ही चल जाएंगे, ठीक है। किस केस में, कॉमन इंटेंशन के केस में, कॉमन इंटेंशन के केस में। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन या पैसिव पार्टिसिपेशन, पैसिव लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इसका क्या मतलब होगा, जैसे कि अभी हम केस भी पढ़ेंगे, इस पे केस लो है बीरेंद्र कुमार घोष का। जैसे कि स्टैंडिंग गार्ड, मान लो
मैं कह रही हूँ कि तू ऑफेंस कर, मैं खड़ी हूँ, मैं देख लूँगी, अगर कोई आएगा तो मैं तुझे बता दूँगी, ऐसा। या फिर कोई बचाना चाह रहा है किसी बंदे को, मैं उससे रोक रही हूँ, उस बंदे को ही रोक रही हूँ कि तुम बचाओगे नहीं, है ना। या फिर इंस्टिगेट करना, कि जैसे यहाँ पे दो बंदों की, ए और बी की लड़ाई हुई है बढ़िया वाली, ठीक है, अभी इनमें हाथापाई नहीं हुई, पर सी आके जो बी को इंस्टिगेट करता है कि भाई इसने तो ये भी किया था, वो भी किया था, पीट दे साले को, ऐसा बोलते हैं ना, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, पर लड़ाई में ऐसा बोलते हैं लोग, है ना। तो ये जो है इंस्टिगेशन अपने आप में एक पैसिव पार्टिसिपेशन है, ठीक है। या फिर मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करना कि कोई बात नहीं, तू कर, मैं देख लूँगा, है ना, ऐसा। तो इस तरीके, इसे भी हम क्या बोलेंगे, पैसिव पार्टिसिपेशन बोलेंगे। या फिर बीइंग प्रेजेंट टू इंश्योर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान इज़ डन, कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि हाँ ये प्लान जो है एग्जीक्यूट हुआ है, वो भी अपने आप में क्या है, एक पैसिव पार्टिसिपेशन है आपकी साइड से, और इतना भी इनफ है टू फॉर्म द कॉमन इंटेंशन पॉइंट, ठीक है। अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, मैंने आपको बताया कि एक तो आप वहाँ पे खड़े हो, ठीक है, मेयर प्रेजेंस, जो मेयर प्रेजेंस है ना, वो नेसेसरी नहीं है कॉमन इंटेंशन को फॉर्म करने के लिए। आपका पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए, आपके कंडक्ट में दिखना चाहिए, या आपके एक्ट में दिखना चाहिए कहीं ना कहीं कि हाँ देयर इज़ समथिंग दैट इज़ लिंक्ड इन बिटवीन द टू थिंग, राइट। अभी एक जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, आपको करनी ही है, लैंडमार्क है वो, और आपको करनी है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू इग्नोर दिस केस, ठीक है। केस का नाम है बीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, 1925 का केस है। ये केस ऐसा है कि इसके बिना आपका ये आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। तो ये जो केस आपको लिखना है, आपको याद करना है, जैसे मर्जी करो आप। तो इस केस में बेसिकली हुआ क्या था, एक पोस्ट ऑफिस था, ठीक है, तो उस पोस्ट ऑफिस में रॉबरी हुई, ठीक है। रॉबरी करने के लिए कम से कम 5 बंदे चाहिए आपको, ठीक है। तो वो रॉबरी करने के लिए गए, उनमें से जो एक एक्यूज्ड था जिसका नाम था बीरेंद्र कुमार घोष, वो क्या हुआ, वो जैसे ये मान लो पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस का गेट है, और ये बंदा यहाँ खड़ा है, बीरेंद्र कुमार घोष यहाँ खड़ा है, और ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, समझ गए। अब जब भी हम रॉबरी की बात करते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या है, एक फियर ऑफ डेथ हमेशा रहता है ना। वो अपने पूरे हथियार के साथ जो है, बाकी के लोग अंदर चले गए और बीरेंद्र कुमार घोष बाहर खड़े रहे कि अगर कोई आएगा तो मैं ध्यान रखूँगा और मैं तुम्हें बता दूंगा। तो जब ये सारे लोग अंदर गए तो यहाँ पे एक पोस्ट मास्टर था, ठीक है, उसको इन्होंने मार दिया, पोस्ट मास्टर को इन्होंने जान से मार दिया, राइट। अब ये जो मिस्टर बीरेंद्र कुमार हैं, अब ये अंदर तो नहीं गए, ठीक है, ना इन्होंने गोली चलाई ना इन्होंने मारा। तो क्या क्वेश्चन ये है कि क्या बीरेंद्र कुमार घोष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द पोस्ट मास्टर, ये है क्वेश्चन। और यहीं से जन्म होता है हमारे कॉन्सेप्ट का, विच इज़ कॉमन इंटेंशन, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि वेदर देयर वाज अ कॉमन इंटेंशन और नॉट। अगर थी तो बीरेंद्र कुमार घोष जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर नहीं थी तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि जो क्रिमिनल एक्ट है वो इंक्लूड करता है एंटायर सीरीज ऑफ एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। एंटायर सीरीज ऑफ एक्ट का क्या मतलब है, ये लोग यहाँ बैठे, इन्होंने प्लान बनाया, यहाँ से ये यहाँ गए, ठीक है, ये प्लान बनाया, यहाँ से एक्ट शुरू हो चुका है, कॉमन इंटेंशन यहाँ से बननी शुरू हो गई है। अब ये यहाँ गए, प्लान के अकॉर्डिंग ये बाहर खड़ा होगा, बाकी के लोग अंदर जाएंगे। अच्छा, इसका एक पॉसिबल आउटकम भी हमें देखना है कि इस केस का पॉसिबल आउटकम एक ये हो सकता था ना कि इसकी जान जा सकती है, बिकॉज आप हथियारों से लोडेड होकर जा रहे हो वहाँ पे। तो अगर हम फोर्सिबिलिटी का भी रूल लगाए तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता था ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक कॉमन इंटेंशन बन गई। ये पूरा जो है ये कंडक्ट हमें दिखाता है कि इन द कॉमन इंटेंशन बीरेंद्र कुमार घोष वॉज एक्टिवली पार्टिसिपेंट, राइट। अब अगर हम इसकी रेशो डेसिडेंडी की बात करें, रेशो डेसिडेंडी आपको ये एग्जाम में लिखना है, इसलिए मैं पूरा कंप्लीट बता रही हूँ आपको। देखो, पहला क्या है कि पार्टिसिपेशन जो है इट नीड नॉट टू बी एन ओवर्ट फिजिकल एक्ट, यानी कि ज़रूरी नहीं है ये अंदर जाके ऑफेंस करेगा तो ही माना जाएगा कि ये मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ रॉबरी के लिए नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि
एक पूरा एक्ट जो है हम कंप्लीट देखेंगे। स्टैंडिंग गार्ड जो ये बाहर खड़ा हुआ है, अपने आप में इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है फॉर द ऑफेंस। ऑफेंस में रॉबरी आ रहा है, रॉबरी प्लस मर्डर भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर कॉमन इंटेंशन प्रूव हो जाती है तो हर एक पार्टिसिपेंट पूरे एक्ट के लिए लाइबल होगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, जैसे यही केस लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने पोस्ट मास्टर को मार दिया, ये तो ठीक है। अब इसमें ना 5 बंदे लेते हैं हम, A B C D और ये वीरेंद्र कुमार घोष, सही है। हमने ये 5 बंदे ले लिए। अब ये जो 4 बंदे हैं ये अंदर गए, इन्होंने उसको पोस्ट मास्टर को जान से मार दिया, ये एक चीज़ हो गई। पर वहाँ पे एक विमेन भी थी, विमेन जो थी वर्कर थी, ठीक है। अब इनका दिमाग ख़राब हुआ, ठीक है, और इनका दिमाग जो है अलग तरीके से काम करना शुरू हुआ एंड ही ट्राई टू रेप दैट विमेन। अब इसका दिमाग ख़राब हुआ है सिर्फ, ठीक है, इसने इस विमेन को रेप करने का सोचा एंड ही एग्जीक्यूटेड दैट एज वेल। तो क्या इस केस में A है, B है, C है और ये जो वीरेंद्र कुमार है ये रिस्पॉन्सिबल होंगे? नहीं, यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे बिकॉज देयर वाज नो कॉमन इंटेंशन टू कमिट रेप, राइट। अगर हम फोर्सिबिलिटी का भी रूल लगा के देख लें तो भी ऐसा तो नहीं था ना कि हम रॉबरी करने जाएंगे और रेप करके आ जाएंगे, नहीं था ऐसा भी। तो यहाँ पे ना तो वीरेंद्र कुमार और ना ही ये A, B और D, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे C के एक्ट के लिए। तो यहाँ पे जॉइंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जॉइंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ रॉबरी प्लस मर्डर के केस में आएगा। जब हम रेप की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ C की लाइबिलिटी होगी, राइट। आई होप मैं समझा पा रही हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अगर हम कंक्लूजन देखें इसका तो हम समझ सकते हैं कि सेक्शन 34 जो है वो तब भी अप्लाई होगा इवन इफ द एक्यूज्ड डिड नॉट कमिट द फाइनल एक्ट। उसने अगर फाइनल एक्ट नहीं भी किया तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मेयर उसकी वहाँ पे प्रेजेंस, ठीक है, प्लस में इंटेंशन और प्लस में फैसिलिटेशन उसकी लाइबिलिटी को इंश्योर करेगी, राइट। वापस आते हैं हम डेफिनेशन पे। अभी सिर्फ हमने एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात की है, उसके अलावा कुछ नहीं किया, राइट। दोबारा देखते हैं। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन। क्रिमिनल एक्ट कौन सा है? जो BNS जिसे क्रिमिनल मानता है, ठीक है। बाय द सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन का मतलब देखेंगे, ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, राइट। अब मैंने थोड़ा लिखा है, ये देखते हैं। अगर हम जनरल लॉ की बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉ में कभी भी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर A ने बंदे को मारा है तो A ही रिस्पॉन्सिबल होगा, B को हम जेल में नहीं डाल सकते। इवन इफ B कहे कि कोई बात नहीं, भले ही A ने मारा है, मैं इसके लिए जेल में जाने को तैयार हूँ, नहीं भैया, ठीक है, हम अलाउ नहीं करेंगे। A ने मारा है तो A विल गो टू जेल। पर इसके एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, ये सारे एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे। पर अभी जो है हमारा फोकस सिर्फ सेक्शन 34 है, विच इज़ सेक्शन 3 क्लोज 5 to 9, मतलब 34 to 38 ये सारा ही कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की बात करता है। पर अभी हमने जो सेक्शन पढ़ा है वो सिर्फ 34 ऑफ IPC पढ़ा है, ठीक है, और सेक्शन 3 क्लोज 5 ऑफ BNS पढ़ा है, राइट। अभी ये सेक्शन को हमने छेड़ा नहीं है। चलें, 34 IPC और सेक्शन 3 क्लोज 5 BNS जो बात करता है वो कॉमन इंटेंशन की बात करता है। दोनों में सेम लैंग्वेज लिखी है, चेंज कुछ भी नहीं है, राइट, इसलिए मैंने बैरक नहीं लगाया वो वाला। अब अगर हम नेचर की बात करें तो जो सेक्शन 34 है यानी कि जो कॉमन इंटेंशन है, इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। यानी कि हम कॉमन इंटेंशन बना के बैठे हैं, यार चलो अपना बैंक लूटते हैं, ठीक है, हमने कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं की। अच्छा जी, मैं जब कॉमन इंटेंशन की बात कर रही हूँ, इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रूल ऑफ जॉइंट क्रिमिनल नेचर की बात कर रहे हैं ना हम, तो पहला क्या है कि ये एक सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं बनाता है, यानी कि हमेशा हम सेक्शन 34 को किसी दूसरे सेक्शन के साथ ही पढ़ेंगे, अकेले अपने आप में ये कोई ऑफेंस नहीं है, राइट। सेकंड है रूल ऑफ जॉइंट क्रिमिनल लाइबिलिटी, यानी कि यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो जॉइंट होगी, कम से कम 2 बंदे होंगे। इट फासन द कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी को फासन करता है। नेक्स्ट है हमारा शेयर्ड मेंसरिया जो है वो सफिशेंट है, क्योंकि जब हम मेंसरिया का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसमें चाहिए।
एक ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा है ना। अब इस प्रॉपर्टी के टुकड़े के लिए भाई इन्हें डी को साइड किनारे करना है, तो ये प्लान बनाते हैं कि डी को हम ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पे इंटेंशन तीनों की क्या है, टू किल डी, ठीक है। इंटेंशन डी को मारना ही है, लेकिन इनके मोटिव अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे जो है ये प्रॉपर्टी अपनी किचन गार्डन बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। बी को मान लो, बी को इससे बैर है, बी को बहुत मतलब चिढ़ है डी से, क्योंकि ये लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, यानी कि इसके पास ज़्यादा पैसे आ गए, कोई भी रीज़न ले लो व्हाटसोएवर, तो बी को इससे चिढ़ है, इसलिए वो बी डी को मारना चाह रहा है, राइट। और सी का जो है, सी का ये बिजनेस पार्टनर है और ये इसके साथ जो है पैसे शेयर नहीं करना चाहता या प्रॉपर्टी शेयर नहीं करना चाहता या जो प्रॉफिट शेयर है वो नहीं करना चाहता, इसलिए सी इसको मारना चाह रहा है। तो यहाँ पे तीनों का इंटेंशन क्या है, टू किल डी, लेकिन मोटिव अलग अलग हो सकते हैं तीनों के, राइट। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे शेयर्ड मेंशरिया सफिशेंट है, ठीक है, भले ही उनका मोटिव जो है अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ कॉमन इंटेंशन। अब हम बात करेंगे कि कॉमन इंटेंशन बेसिकली होती क्या है, राइट। कॉमन इंटेंशन मीन्स कम्युनिटी ऑफ पर्पस। पर्पस क्या है, डी को मारना, ठीक है। यूनिटी ऑफ डिज़ाइन, यूनिटी ऑफ डिज़ाइन का मतलब क्या है कि हम इसी तरीके से जो है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। एक्टिंग इन कंसर्ट, डिसाइडेड होगा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, प्री प्लान अरेंजमेंट होगी, राइट। ऐसा नहीं होगा। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब ये जो ए है, ए की इंटेंशन है टू किल बी, सी की भी इंटेंशन है टू किल बी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, इधर से ए आ जाता है, उधर से सी आ जाता है, दोनों जो है बी को जान से मार देते हैं, राइट। तो क्या यहाँ पे प्री प्लानिंग थी कोई इन दोनों के बीच में? इवन ए और सी तो आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं, ठीक है। कम्युनिटी ऑफ पर्पस, अब इसको भी आपको लगाना आना चाहिए कि दोनों का पर्पस क्या था, इंटेंशन क्या थी, बी को मारना, पर क्या कॉमन इंटेंशन थी? नहीं, कॉमन इंटेंशन नहीं थी, बिकॉज देयर इज़ नो प्री अरेंज्ड प्लान। तो कुछ नहीं आपको याद आ रहा, तो बस इतना याद रखो कि क्या प्री अरेंज्ड प्लान था या नहीं था। अगर था तो है, अदरवाइज़ नहीं है। अब एक चीज़ और आ जाती है हमारे दिमाग में, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को आइडिया नहीं है आपस में, लेकिन यहाँ पे जब ये आपस में आए तीनों साथ में, इधर से ये आया, इधर से ये आया, ठीक है, और यहाँ पे इनकी हुई तू मैं। अब उसी ड्यूरेशन में, सेम ड्यूरेशन में, उसी टाइम पे ए और सी जो है आपस में बोलते हैं कि चल यार इसे तो मार ही देते हैं, ठीक है। यानी कि एट अ टाइम जो है वो इंटेंशन फॉर्म हुई दोनों की। अभी उनकी इंटेंशन ऐसे नहीं थी कि बी को मारना है, बस वो झगड़ रहे थे या जो भी उनका सीन चल रहा था, पर एट ए टाइम जो है ए और सी है इंटेंशन बनाते हैं, मतलब एक कॉमन इंटेंशन के साथ बी को मारना शुरू करते हैं और मार ही देते हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं नहीं कह रही कि ऑन द स्पॉट जो है कॉमन इंटेंशन बिल्टअप नहीं हो सकती, ऐसा मैंने नहीं बोला। इस केस, ये केस अलग है, ये केस अलग है। ए और सी का आपस में कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, इसलिए कॉमन इंटेंशन नहीं आएगी। पर यहाँ पे एट अ टाइम कॉमन इंटेंशन बन गई है और उसके बाद बी को उन्होंने मारा है, तो यहाँ पे इसलिए ये कॉमन इंटेंशन है, ठीक है। क्योंकि मैंने लिखा इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सिमिलैरिटी ऑफ इंटेंशन बट शेयर्ड इंटेंशन। यहाँ पे क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ अटेंशन है, यहाँ पे क्या है, शेयर्ड इंटेंशन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉमन इंटेंशन होता क्या है बेसिकली, यानी कि एक प्री अरेंज्ड प्लान। कुछ नहीं आपको याद आ रहा, बस दिमाग में ये रखना कि क्या प्री अरेंज्ड प्लान था या नहीं था। अगर था तो कॉमन इंटेंशन है, नहीं था तो नहीं है। क्या एट ए टाइम डेवलप हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या सिमिलैरिटी ऑफ इंटेंशन अपने आप में कॉमन इंटेंशन है? नहीं है, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन मैंने बताई है, इसके ऊपर केस लॉ लिख रहे हैं आप, यहाँ लिखते हैं। केस का नाम है, केस का नाम क्या है, ये महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर जो है, यह प्री अरेंज्ड प्लान के लिए लिख सकते हैं। प्री अरेंज्ड प्लान के लिए लिख सकते हैं। प्लस में जो हमने बात करी है अभी अभी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है, पार्टिसिपेशन, और पैसिव पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है, ये लिख सकते हैं हम इसमें। अब हम बात करेंगे सेकंड जो है केस, इम्पोर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी, इसके बिना भी जो है ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। महबूब शाह का किया ना हमने, अभी हम लिखते हैं, नहीं रुके, बीरेंद्र कुमार का हमने किया है, ठीक है। महबूब शाह का हम करेंगे, बीरेंद्र कुमार घोष का हमने किया है पहला, बीरेंद्र कुमार
घोष का केस। ठीक है, अब हम करेंगे महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का केस। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, बहुत सारे एक्यूज्ड जो हैं उन्होंने डिसीज्ड को, मतलब मान लो ए है कोई पर्सन, इसको अटैक किया। ठीक है, बहुत सारे एक्यूज्ड आए और इन्होंने अटैक किया ए को। ठीक है, अब जो प्रोसिक्यूशन था उसने लगा दिया सेक्शन 34 में, मतलब कॉमन इंटेंशन लगा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग थे। इंटेंशन एट द टाइम क्या लग रही थी कि ए को मारना वॉज द इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, राइट। पर जब एविडेंसेस आए तो पता चला कि वहाँ पे सिमिल्टेनियस प्रेजेंस थी वहाँ पे, लेकिन कोई प्रायर प्लानिंग नहीं थी। एग्जाम्पल, यहाँ से CDEFG, मैंने ई 2 बार लिख दिया ना, FGHI, ये बंदे आए, राइट। अब इनका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हमें ए को मारना है, ये एक दूसरे को मान लो जानते भी नहीं है, राइट। तो एविडेंस जब आए तो पता चला कि ये सारे एक ही टाइम पे, गलत टाइम पे प्रेजेंट थे बस वहाँ पे, और सिर्फ वहाँ पे इनका प्रेजेंट होना और एक्ट करना ये साबित नहीं कर देता कि वहाँ पे कॉमन इंटेंशन थी, राइट। कोर्ट ने इसमें और भी बोला, कोर्ट ने बोला कि जो कॉमन इंटेंशन है इट इज़ नॉट टू प्रिज्यूम, ठीक है, खाली प्रिज्यूम नहीं करेंगे, इट शैल बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, उसके साथ प्लस में मेयर सिमिलर इंटेंशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर कॉमन इंटेंशन, राइट। ये आपको लिखना है, और ये केस है आपका सिमिलर इंटेंशन के ऊपर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया यहाँ तक, ठीक है। अगला अब हम आते हैं इसके एसेंशियल्स के बारे में। इसके 3 एसेंशियल हैं और तीनों को प्रूव करना पड़ेगा बाय द प्रोसिक्यूशन, ठीक है। क्या है? नंबर 1, क्रिमिनल एक्ट बाय मोर देन 1 पर्सन, यानी कि ये हमें समझ आ गया कि कम से कम 2 बंदे होने ही चाहिए, राइट। क्रिमिनल एक्ट रेफर्स टू द एंटायर सीरीज ऑफ एक्ट, नॉट अ सिंगल एक्ट। पूरा जितना भी सीरीज ऑफ है, हमने वीरेंद्र कुमार घोष में किया था ना कि जहाँ से वो शुरू कर रहे हैं और लास्ट जो रिजल्ट है, पूरा जो एक्ट है अपने आप में एक सिंगल एक्ट होगा, ये हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर इंटेंशन, वो भी हम कर चुके हैं, राइट। इसमें क्या क्या आएगा? देयर शुड बी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, यानी कि हमेशा जो है प्रायर मीटिंग होनी चाहिए। उसके अलावा इट कैन बी प्री कंसीव्ड, ठीक है, फॉर्म्ड ऑन स्पॉट, ये हमने जो बात करी थी अभी, ठीक है, इसमें महबूब शाह वाले केस में बात करी थी, राइट। बट बिफोर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, लेकिन ऑफेंस के कमिट होने से पहले जो है वो फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। नोट, इट मस्ट एग्जिस्ट बिफोर द एक्ट, नोट आफ्टरवर्ड, यानी कि मान लो पहले हमने अच्छे से कूट दिया अच्छे से, बाद में अरे तुम्हें भी ये करना था, हमें भी ये करना था, वाह बहुत बढ़िया करा, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जो है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होगा, उसके बाद एक्ट होगा और तब वो कॉमन इंटेंशन में आएगा। नेक्स्ट है एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ दैट इंटेंशन, उस इंटेंशन के फर्दरेंस में आपको काम करना है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको समझ आया होगा। अभी कॉमन इंटेंशन ख़त्म नहीं हुआ है, हमें कॉमन इंटेंशन के साथ साथ कॉमन ऑब्जेक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा, उन दोनों में डिफरेंस क्या है ये पढ़ना पड़ेगा। हमेशा ये सेक्शन इकट्ठे ही पढ़े जाते हैं, सेक्शन 34 इधर से सेक्शन 149, ठीक है, ये सेक्शन हमेशा इकट्ठे पढ़े जाते हैं। तो अभी हमारा कॉमन इंटेंशन वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कवर करेंगे, राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और अगर इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए वीडियोस तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं। एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मेरा क्लासेस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर उन्हें कोई देख नहीं रहा, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।